हाँ स्टूडेंट्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल पीडीएफ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक वैसे ही उसका आज आप पार्ट 2 है पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स ऑफ मेजरिंग द मेडिकेशंस डोजेस फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स होता है जब बच्चे को मेडिकेशन दे रहे हैं तो उसके डोज को मेज़र करने के लिए, किसी इन्फेंट्स में या चिल्ड्रेन में। ऑप्शन ए है वेट, ऑप्शन बी है वेट एंड हाइट, ऑप्शन सी है नोमोग्राम और ऑप्शन डी है साकी टेप। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए वेट। वेट के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चे को डोजेस जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नोमोग्राम इसलिए नहीं होगा क्योंकि नोमोग्राम क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी सरफेस एरिया को। और साकी टेप से हम लोग जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस होता है बच्चों में वो मेजर करते हैं, तो उस चीज़ के लिए साकी टेप यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ना ही वेट एंड हाइट होगा, ना ही नोमोग्राम होगा, ना ही साकी टेप होगा। तो आंसर राइट आंसर होगा वेट। अच्छा, मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये साकी टेप है। ठीक है, नोट 2 करके है। ये साकी टेप है जो कि रेड और येलो और ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। ब्रेन ग्रोथ इज एट इट्स मैक्सिमम ड्यूरिंग ऑप्शन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी इन्फेंसी, ऑप्शन सी स्कूल गोइंग और ऑप्शन डी इज एडल्ट। तो हमारा आंसर होगा बी इन्फेंसी, क्योंकि जो ब्रेन का ग्रोथ होता है मैक्सिमम किस एज पे होता है, इन्फेंसी पीरियड पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। एन इन्फेंट्स सिट अलोन मोमेंटरली बाई अबाउट मंथ ऑफ एज। ठीक है, एक बच्चा जो है अकेले बैठा हुआ है, वो भी क्षण भर के लिए, किस एज में वो बैठ सकता है ऐसे। तो ऑप्शन ए है 2 मंथ, ऑप्शन बी है 8 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ और ऑप्शन डी 12 मंथ। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी 6 मंथ पे जो बच्चा है ऐसे बैठ सकता है, जो इन्फेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है। टेस्ट परसेप्शन ऑफ अ बेबी डेवलप्स एट। किस एज पे बच्चे के अंदर जो टेस्ट परसेप्शन डेवलप होता है। तो ऑप्शन ए बर्थ, ऑप्शन बी है 3 मंथ्स, ऑप्शन सी है 4 मंथ्स और ऑप्शन डी है 9 मंथ्स। तो हमारा राइट आंसर होगा ए बर्थ। बर्थ के वक्त ही बच्चे का जो टेस्ट परसेप्शन है वो डेवलप हो जाता है। और मैंने नोट करके लिखा है कि फर्स्ट 3 मंथ में बच्चा जो है वो डिस्टिंग्विश कर पाता है कि क्या स्वीट है क्या बीटर है, क्या मीठा है और क्या बीटर टेस्ट होता है। ठीक है, जन्म होने के 3 महीने बाद जो है वो डिस्टिंग्विश कर पाता है, जबकि टेस्ट परसेप्शन जो है वो बर्थ के वक्त ही क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो स्वीट फ्लेवर का जो चीज़ें होती है वो प्रीफर करते हैं खाने में, जैसे कि उनका जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो स्वीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 है। एंटेरियर फोंटेनेल इज क्लोज्ड एट। एंटेरियर फोंटेनेल कब क्लोज होता है। ऑप्शन ए है 6 मंथ, ऑप्शन बी है 12 to 18 मंथ, ऑप्शन सी है 12 मंथ और ऑप्शन डी है लेस देन 3 ईयर्स। तो हमारा राइट आंसर होगा बी 12 to 18 मंथ। 18 मंथ पे ही एंटेरियर फोंटेनेल क्लोज हो जाता है और 6 मंथ पे पोस्टीरियर फोंटेनेल क्लोज हो जाता है। पर ऑप्शन में 18 मंथ नहीं दिया है एंटेरियर फोंटेनेल को क्लोज होने के लिए, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 12 to 18 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ चाइल्ड लाइक्स टू लुक एट सेल्फ इन अ मिरर एट एज ऑफ ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 4 मंथ और ऑप्शन डी इज़ 9 मंथ। किस एज पे बच्चे जो होते हैं अपने आप को मिरर में देखना पसंद करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा बी 6 मंथ पे जो बच्चे होते हैं अपने आप को मिरर में देखते हैं। एग्जैक्ट आंसर होगा 5 होगा, क्योंकि 5 महीने में जो बच्चे होते हैं अपने आप को मिरर में देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपने आप को देखते हैं। ठीक है, और पर यहाँ पे ऑप्शन में 5 नहीं है, इसलिए हमारा 6 मंथ होगा। ठीक है, 6 मंथ पे बच्चे और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है कि माइलस्टोन देखेंगे 6 मंथ वाले बच्चे का। जो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होगा वो क्या होता है, बच्चे नोज फैमिलियर फेसेस एंड टू नो इफ़ समवन इज़ अ स्ट्रेंजर। फैमिलियर फेसेस को पहचान जाते हैं, जो भी स्ट्रेंजर है वो उन्हें भी पहचान जाते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की बात की जाए 6 मंथ पे तो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, अपना खुद का नाम बताते हैं। नेक्स्ट जो है कॉग्निटिव या लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है इनके अंदर डेवलपमेंट। बच्चे जो होते हैं क्यूरियस होते हैं चीज़ों को जानने के लिए, उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो इनके जो चीज़ें होती हैं इनसे दूर होती है, आउट ऑफ रिच होती है, फिर भी वो क्या करते हैं, क्यूरियस होते हैं चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बिगिन्स टू पास थिंग्स फ्रॉम वन हैंड टू अदर।
मतलब कोई भी चीज़ लिया है हाथ में तो एक हाथ से दूसरे हाथ में ये लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मूवमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट है। ये इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं 6 मंथ वाले रोल्स ओवर इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये रोल कर सकते हैं, फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट। देन बिगिन्स टू शिट विदाउट सपोर्ट, 6 महीने के जो बच्चे होते हैं बिना सपोर्ट के भी बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अ 3-year-old चाइल्ड इज सेड टू हैव अ डिलेड माइलस्टोन इफ ही फेल्स टू। 3 साल का बच्चा है, कब कहा जाएगा कि डेवलपमेंटल डिले हो गया, माइलस्टोन डिले हो चुका है, अगर इन सब चीज़ों में से वो कौन सी चीज़ें है जो नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन ए है यूज स्पून, ऑप्शन बी है स्किप, ऑप्शन सी है ड्रॉ स्क्वायर और ऑप्शन डी है रनिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा यूज स्पून, क्योंकि जो बच्चे होते हैं स्पून 18 महीने की एज में ही स्टार्ट कर देते हैं यूज़ करना, जबकि यहाँ पे बच्चा 3 साल का हो चुका है और वो स्पून को वो यूज़ करना नहीं जानता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, डेवलपमेंटल डिले कहलाएगा। और जो ये बाकी सारे ऑप्शन थे स्किप, ड्रॉ स्क्वायर और रनिंग, ये सारे जो बच्चे होते हैं 4 साल की एज में करते हैं, ठीक है। और जबकि स्पून जो होता है 18 महीने में ये बच्चे को यूज़ करने आ जाना चाहिए, पर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, नहीं यूज़ कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1-year-old चाइल्ड व्हेन द बर्थ वेट इज 3.5 kg। अगर किसी बच्चे का 3.5 kg वेट है तो उसका 1 साल में एक्सपेक्टेड वेट कितना होगा। ऑप्शन ए है 6 kg, ऑप्शन बी है 5 kg, ऑप्शन सी है 9.5 kg और ऑप्शन डी है 10.5 kg। तो हमारा राइट आंसर होगा 10.5 kg। कैसे होगा देख लेते हैं कि एक बच्चा जो है उसका वेट जो है 3.5 kg है, नॉर्मल है। 1 साल के बाद उसका वेट कितना हो जाएगा देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि मान लो कि उसका वेट है 3.5 kg, मान लो उसका वेट है x गुना, ठीक है। 5 महीने में जो बच्चे का जो वेट हो जाता है वो 2 गुना हो जाता है, 1 साल में 3 गुना, 2 ईयर्स में 4 टाइम्स और 3 ईयर्स में 5 गुना हो जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 साल में, तो हम देख सकते हैं कि 1 ईयर में बच्चे का जो वेट होता है वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो हमारा नॉर्मल वेट कितना है यहाँ पे बच्चे का दिया हुआ है, क्वेश्चन में 3.5 kg दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10.5 kg आ जाएगा। तो 1 साल में जो एक्सपेक्टेड वेट है बेबी का वो हो जाएगा 10.5 kg, ठीक है, अगर 3.5 kg के बेसिस पे निकाले तो। क्वेश्चन नंबर 9 है फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन अ चाइल्ड इज, पहले में सबसे पहला दांत कौन सा अपीयर होता है। ऑप्शन ए है मोलर, ऑप्शन बी है लोअर सेंट्रल इंसीजर, ऑप्शन 3 है कैनाइन्स और ऑप्शन डी है थर्ड मोलर। तो हमारा आंसर होगा बी LCI, मतलब लोअर सेंट्रल इंसीजर, ठीक है। नोट में मैंने करके लिखा है कि जो ज़्यादातर जो होते हैं एवरेज जो एज होता है टीथ का अपीयर होने का वो होता है 7 to 8 मंथ, ठीक है। जो पहला दांत निकलता है लोअर सेंट्रल इंसीजर, और जो ये इंसीजर वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब ही होता है कट करना। तो नंबर 10 देख लेते हैं। नर्स इज असेसिंग अ 1 month old infants, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स शुड बी रिपोर्टेड बाय द नर्स इमीडिएटली। एक महीने का जो बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर नर्स क्या असेस करेगी तुरंत। तो ऑप्शन ए है हार्ट रेट ऑफ 140 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 40 ब्रीथ पर मिनट, वेट ऑफ द बेबी 3.5 kg और इंस्पायरेटरी ग्रंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंस्पायरेटरी ग्रंट। क्यों होगा ये, क्योंकि हार्ट रेट जो होता है बच्चे का 140 बीट्स पर मिनट होता है, नॉर्मल है। तो क्या करेगी नर्स, क्या करेगी, रिपोर्ट नहीं करेगी एसेस करने के बाद। रेस्पिरेटरी रेट बच्चों में जो होता है 40 ब्रीथ पर मिनट होगा, तो भी नर्स क्या करेगी, रिपोर्ट नहीं करेगी तुरंत। और ऑप्शन सी है वेट ऑफ द बेबी, तो वेट ऑफ द बेबी जो है 3.5 kg होता है, वो भी नॉर्मल है। पर इंस्पायरेटरी ग्रंट जो होता है वो एबनॉर्मल कंडीशन है, इसमें बच्चे क्या करते हैं डीप उसकी जो साउंड हो जाती है ब्रीदिंग की, ठीक है, या नॉइज टाइप का आता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द प्राइम प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। प्राइम प्रिंसिपल क्या होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इन किसी एक को छोड़ के, ठीक है। तो ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स वूम टू टूम। ऑप्शन सी है डेवलपमेंट अकर्स इन ऑर्डरली मैनर एंड फॉलोज अ सर्टेन सीक्वेंस और ऑप्शन डी है डेवलपमेंट अकर्स इन अ कॉर्डोसिफाइड फैशन। तो हमारा राइट आंसर होगा डी डेवलपमेंट अकर्स इन अ कॉर्डोसिफाइड फैशन, क्योंकि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्राइम प्रिंसिपल होगा ये तो सही है पहला कि जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वूम टू टूम होता है, ठीक है। और सी जो है डेवलपमेंट जो होता है एक ऑर्डर वे में होता है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस में होता है, जबकि ऑप्शन डी इसलिए हमारा
सही है यहाँ पे, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो कॉर्डोसिफेल नहीं होता है बल्कि सिफेलोकॉर्डल होता है। मतलब बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेड टू टेल होता है, सिफेलोकॉर्डल होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें से ये डी नहीं होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रोथ चार्ट इज यूज्ड फॉर। ग्रोथ चार्ट को यूज़ किया जाता है किस लिए? ऑप्शन ए है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी है डायग्नोस्टिक टूल, ऑप्शन सी है टूल फॉर एक्शन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रोथ चार्ट को हम लोग ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक टूल के रूप में भी यूज़ करते हैं, टूल फॉर एक्शन के लिए भी यूज़ होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। और ग्रोथ चार्ट का जो दूसरा नाम है वो रोड टू हेल्थ चार्ट, और इसे डेविड मॉर्ले ने डिज़ाइन किया था ग्रोथ चार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू वेट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे कुछ वेट दिए गए हैं और इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए, नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ एन इंडियन चाइल्ड इज 2.5 to 3.5 kg। ऑप्शन बी है, बेबीज बर्थ वेट डबल्स एट 5 to 6 months of age। ऑप्शन सी है, बेबीज बर्थ वेट क्वाड्रपल्स एट 2 years of age। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि नॉर्मल बेबी का जो वेट होता है, बर्थ वेट 2.5 to 3.5 kg होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा भी सही है, क्योंकि जो बेबी का वेट होता है 5 से 6 महीने में डबल हो जाता है उस नॉर्मल वेट से। ठीक है, और ऑप्शन सी है कि जो बेबी का वेट होगा वो 2 साल में क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब इनमें से सभी होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि बच्चे का जो वेट है वो किस ऑर्डर में बढ़ता है। तो नॉर्मल वेट है, जैसे कि महीने में उसका दुगना हो जाएगा, 1 साल में उसका तिगुना हो जाएगा, 2 साल में उसका 4 गुना हो जाएगा और 3 साल में उसका 5 गुना। 7 साल में बच्चे का जो वेट होगा 7 टाइम्स बढ़ जाएगा और 10 ईयर्स में 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 देख लेते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू हेड सर्कमफ्रेंस चेस्ट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि हेड सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है और चेस्ट सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है, एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस इज अबाउट 33 to 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है, एट द टाइम ऑफ बर्थ चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज अबाउट 30 to 33 सेंटीमीटर। और ऑप्शन सी है, एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस इज ग्रेटर दैन चेस्ट सर्कमफ्रेंस। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तुम्हारा राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एक बच्चे का जन्म के वक्त उसका जो हेड का सर्कमफ्रेंस होगा वो 33 to 35 सेंटीमीटर होगा, ये एवरेज है। ठीक है, चेस्ट का सर्कमफ्रेंस होगा 30 to 33 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो सी ऑप्शन लिखा है ये कह रहा है कि बच्चे का जो बर्थ के वक्त उसका जो हेड का सर्कमफ्रेंस होगा वो चेस्ट सर्कमफ्रेंस से बड़ा होता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस इन एन न्यूबॉर्न बेबी। क्या रिलेशन है हेड सर्कमफ्रेंस में और चेस्ट सर्कमफ्रेंस में। ठीक है, एक न्यूबॉर्न बेबी में। ऑप्शन ए है, बोथ आर इक्वल एट द टाइम ऑफ बर्थ। ऑप्शन बी है, हेड सर्कमफ्रेंस more at the time of birth and both becomes equal by 1 year and chest circumference exceed। ऑप्शन सी है, head circumference is 38 सेंटीमीटर to 40 सेंटीमीटर। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, head circumference more at the time of birth and both become equal by 1 year and the chest circumference exceed। इसका मतलब ये हुआ, पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं क्यों नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जन्म के वक्त बच्चे का क्या सर और चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या दोनों इक्वल होते हैं, तो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, बच्चे का जो हेड होता है, हेड का सर्कमफ्रेंस 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है चेस्ट से। ठीक है, ऑप्शन बी में ये है कि जो हेड सर्कमफ्रेंस है जन्म के वक्त ज़्यादा होता है चेस्ट से, और 1 साल के बाद जो होते हैं दोनों इक्वल हो जाते हैं, हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस 1 साल के अंदर। उसके बाद जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो बढ़ जाता है 1 साल के बाद। ठीक है, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी ये कह रहा है कि हेड सर्कमफ्रेंस इज 38 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर। क्या हेड का सर्कमफ्रेंस 38 सेंटीमीटर होता है, 38 to 40 सेंटीमीटर होता है, तो ये गलत है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हेड का सर्कमफ्रेंस जो होता है 33 to 35 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है।
विच एज ग्रुप आइडेंटिफाइड इलनेस एज अ पनिशमेंट फॉर मिसडीड। किस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं अगर उन्हें पनिशमेंट किया जाएगा उनके कर्मों की वजह से, दुष्कर्म की वजह से, तो वो लोग शो करते हैं कि हम बीमार हैं ताकि उन्हें पनिशमेंट ना मिले। तो किस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं? ऑप्शन ए इन्फेंट, ऑप्शन बी है नियोनेट्स, ऑप्शन सी है टोडलर और ऑप्शन डी है प्री स्कूलर। तुम्हारा राइट आंसर होगा डी, जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं वो ऐसा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है। एट व्हाट एज टू फर्स्ट परमानेंट टीथ अपीयर। किस एज पे जो परमानेंट टीथ अपीयर हो जाता है बच्चों में? पहली तो ऑप्शन ए है 4 ईयर, ऑप्शन बी है 6 ईयर, ऑप्शन सी है 5 ईयर, ऑप्शन डी है 7 ईयर। हमारा राइट आंसर होगा 6 ईयर। 6 ईयर पे बच्चे के अंदर परमानेंट टीथ अपीयर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, ये क्या है। अ मैच्योर पिंसर ग्रास्प इज अटेन्ड बाई डैश मंथ। किस मंथ के एज पे जो बच्चे होते हैं मैच्योर पिंसर ग्रास्प उनके अंदर डेवलप हो जाता है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। तुम्हारा राइट आंसर होगा 12 मंथ्स के एज पे बच्चे के अंदर मैच्योर पिंसर ग्रास्प हो जाती है। और मैंने यहाँ पे नोट करके लिख भी दिया है कि पिंसर ग्रास्प का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि 9 मंथ रेडियल डिस्टल ग्रास्प होता है, 10th मंथ पे इनफीरियर पिंसर ग्रास्प उनके अंदर डेवलप होता है और 10 से 12 महीने के अंदर मैच्योर पिंसर ग्रास्प भी डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइलस्टोन अचीवमेंट इन चाइल्ड। यहाँ पे माइलस्टोन दिए गए हैं बच्चों के अंदर, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है सोशल स्माइल एट 2 मंथ, क्या बच्चे 2 महीने पे सोशल स्माइल करते हैं? ऑप्शन बी है 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड स्पीक 2 वर्ड्स विद मीनिंग, ऑप्शन सी है रिकॉग्नाइजिंग मदर इज सीन एट 3 मंथ ऑफ एज और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि 2 महीने के एज पे बच्चे सोशल स्माइल करते हैं। 1 साल को जो बच्चा होता है 2 वर्ड्स के सिलेबल को प्रोनाउंस करते हैं और माँ के फेस को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं 3 मंथ के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि जो 7 से 8 मंथ के बच्चे होते हैं वो मोनो वर्ड्स को सिलेबल करते हैं। ठीक है, और 8 से 9 महीने के जो बच्चे होते हैं 2 वर्ड्स को सिलेबल करते हैं। ठीक है, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। और 1 साल का बच्चा जो होता है 2 वर्ड्स का सिलेबल करता है, सिलेबल को प्रोनाउंस करता है। ठीक है, और विद मीनिंग के साथ, मतलब जो भी बोलेगा उसका मीनिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। अ बेबी विथ ट्राइपॉड पोजीशन, एक बच्चा जो है वो ट्राइपॉड पोजीशन में बैठा हुआ है। बाई डेक्स्ट्रस अप्रोच रिकॉग्नाइजेस स्ट्रेंजर्स एंड कैन स्पेल आउट मोनोसिलेबल बाई व्हाट एज। एक बच्चा जो है ट्राइपॉड पोजीशन में बैठा हुआ है। बाई डेक्स्ट्रस अप्रोच का मतलब होता है कि बच्चे जो है दोनों हाथों से किसी ऑब्जेक्ट को की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंजर को पहचानना और मोनोसिलेबल मतलब एक सिलेबल वाले वर्ड्स को प्रोनाउंस करना। तो किस एज के बच्चे ये कर लेते हैं? ऑप्शन ए 7 मंथ, ऑप्शन बी है 9 मंथ, ऑप्शन सी है 12 मंथ और ऑप्शन डी है 18 मंथ। तो हमारा राइट आंसर होगा 7 मंथ, क्योंकि 7 मंथ के जो एज के बच्चे होते हैं ये सारे काम कर लेते हैं। ठीक है, ट्राइपॉड पोजीशन में बैठना, दोनों हाथों से चीज़ों के लिए अप्रोच करना, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी स्ट्रेंजर को पहचान जाना और एक वर्ड्स को प्रोनाउंस करना। ठीक है, एक मोनोसिलेबल वाले वर्ड्स को प्रोनाउंस करना या स्पेल करना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहे। थैंक यू।